नमस्कार। मैं हूं मनोज और हम लोग भारत के निवासी हैं। हम लोग भारत में रहने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ पे जातियों की प्रथाएं हैं, जातिवाद है, जाति व्यवस्था है और ये जातियों की संख्या लगभग 3500 के आसपास में है। भारत में जो जातियां हैं वो लगभग 3500 के आसपास में हैं। 3500 के आसपास में भारत में जातियों की संख्या है और ये संख्या बहुत ज़्यादा है। हम सभी लोग किसी न किसी जातियों से जुड़े हुए हैं और एक बार हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये जातियाँ किसने बनाई। अगर इन जातियों के नाम पे अगर किसी को फ़ायदा मिलता होगा तो ये बोलता होगा कि ये जातियाँ बहुत अच्छी हैं, और अगर किसी को नुकसान मिलता होगा, अगर कष्ट पहुँचता होगा या उनके इतिहास में कभी भी उनको नुकसान पहुँचा होगा तो उनको लगता होगा कि ये प्रथा जो है, ये व्यवस्था जो है वो बहुत खराब है, इसको नहीं बनाना चाहिए था। तो हम ये समझते हैं कि ये जाति व्यवस्था किसने बना दी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जातियाँ इन्होंने बना दी, इन जातियाँ ब्राह्मणों ने बना दी, ये जातियाँ ऐसे हुई ऐसे हुई। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोगों ने हमारे इतिहास में भी और आज के समय में भी इसके अलग अलग तर्क बताते हैं, और अलग अलग तर्कों का मतलब ये है या तो अपने फायदे के लिए ऐसे तर्क देते हैं या तो इससे वो कुछ फायदा लेना चाहते हैं या किसी को भ्रमित करना चाहते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है हम इसके बारे में जानते हैं और सभी सभी तर्कों को सभी पक्षों में हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। और एक चीज़ ये भी समझते हैं कि क्या वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था है वो है या खत्म हो गई है, और अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है। अब जो सबसे पहले अगर हम जातियां किसने बनाई, अगर हमें ये जानना है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में जाति है क्या। जाति क्या है, जाति क्या होती है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान में समझते हैं कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसमें जाति किसको कहते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल बॉडी मिलके कोई मेल और फीमेल मिलके कोई ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, यानी कि संतान पैदा करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल मिलके कोई भी संतान पैदा करता है और उस संतान के अंदर अपनी खुद की संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो ऐसे समूह को, ऐसे जो ऑर्गेनाइज्म का ग्रुप होता है उसको जाति के नाम से जानते हैं। अब इसको और सरल भाषा में समझने के लिए हम समझते हैं जैसे घोड़ा और गधा, ये दोनों आपस में सहवास तो कर सकते हैं और इनके बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन इनका जो बच्चा होता है, जो इनकी जो संतान होती है जिसको हम लोग खच्चर के नाम से जानते हैं, वो जो है मेल्स जो होता है वो क्या है, वो संतान पैदा नहीं कर सकता, यानी कि अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म के ग्रुप जो अपनी संतान पैदा कर सकते हैं और पैदा करने की बजाय उनकी जो संतानें हैं वो आगे वैसी संतान पैदा कर सकती हैं, यानी कंटिन्यू कर सकती हैं, जिससे कि उनका जो साइकिल है, जो स्पीसीज है, वो इस पृथ्वी पे बनी रहे और मेंटेन रहे। तो ये बायोलॉजी हमारा कहता है कि ये जातियां हैं। लेकिन जो हमारा सोशियोलॉजी है, यानी कि जो हमारा समाजशास्त्र है, इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी अलग है। समय समय पे इसकी परिभाषाओं को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, लेकिन इसकी परिभाषा हम सरल तरीके से समझते हैं कि जो ये जाति होती है ये बाई बर्थ होती है, यानी एक बार अगर कोई बच्चा किसी जाति में पैदा हो गया तो अपनी जाति चेंज नहीं कर सकता है चाह करके भी। हाँ, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि लोग कि इसको, अगर ये अपनी जाति का नियम फॉलो नहीं करता है तो कई लोग इसको जाति से निष्कासित कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और अपनी जाति का समूह उसको नहीं मानते हैं और वो नियम को तोड़ देता है तो जाति से बाहर निकल देता है। अगर अदरवाइज इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब जो जातियाँ होती हैं इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसी विशेषताएं होती हैं? एक तो बाई बर्थ होता है, जन्म से होता है, वो उसी जाति का समूह होगा। दूसरा क्या होगा, इनके पास में कोई ना कोई अपना बिजनेस होगा, कोई ना व्यापार होगा, कोई ना कोई प्रोफेशनल होगा, कोई ना कोई प्रोफेशन होगा जिसके साथ में जुड़े होंगे, कोई ना कोई प्रोफेशन के साथ जुड़े होंगे। अदरवाइज और क्या होगा, या तो कोई ना कोई पर्सन होगा। अब वो पर्सन कैसा होगा, जो इस स्कोप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। जैसे बहुत सारे लोग आज के दिनों में ये बोलते हैं कि हम विश्वकर्मा भगवान को पूजते हैं और उनकी जो जनरेशन है उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो जो काम करते हैं वही काम हम करते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा, प्रोफेशन जरूर होगा जिसकी वजह से लोग उन जातियों के नाम से जानते हैं। इसका जो गेटवे होता है वो पूरी तरीके से बंद होता है, यानी आप इन जातियों से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप चाहें भी कि हम दूसरा काम करेंगे तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, और अगर आप चाहें कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे। और ये प्रथाएं
पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक जारी थी, लेकिन अब जाके ये देश आज़ाद होने के बाद में और उससे कुछ पहले ही ये प्रथाएं लगभग लगभग थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होती रही। और ये होती है जाति, यानी वो एक ही समाज में, जिस समाज में पैदा होगा उसी जाति से होगा, उस जाति से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा होगा या तो कोई ना कोई व्यवसाय जुड़ा होगा और इनकी अपनी अलग पहचान होती है। अब क्या होगा, अब दूसरा क्या होता है, जो कास्ट शब्द है, इसको अंग्रेजी में जो जाति शब्द है ये कास्ट से आया है। इसका मतलब होता है ब्रीड या नस्ल, यानी कि बर्ड या मतलब नस्ल होता है इसका हिंदी का मतलब, मैंने इस ब्रीड से है, इस नस्ल से है। ये कहने में थोड़ा सा उल्टा लगता है लेकिन इसका वास्तविक मतलब यही है। दूसरा चीज क्या है कि जो हमारी ये बायोलॉजी के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से जो वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया है मानव जाति को, उसको एक ही जाति में रखा है। और आज का जो मॉडर्न मानव है, जो हम लोग हैं, उसकी जाति है होमो सेपियंस सेपियंस। ये ट्राई नामनक्लेचर है, जो वर्गीकरण के कई सारी पद्धतियां हैं, द्विनामक्लेचर, एक ही नाम, ट्राई नामनक्लेचर मतलब उनके नाम में जो है 3 शब्द जुड़े होते हैं। और इसको हम कभी डिटेल में अलग से जानेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो जाति व्यवस्था है, एक तरफ है कास्ट सिस्टम और एक तरफ है जो है वर्ण व्यवस्था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन उनका मानना बिल्कुल गलत है। वर्ण व्यवस्था अलग है और कास्ट सिस्टम अलग है। क्यों अलग है उसको एक बार मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। जो कास्ट सिस्टम होती है, इसमें क्या होता है कि आपको अपना व्यवसाय, अपनी पहचान और ये चेंज करने की आज़ादी नहीं होती है। और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि आप अगर अपने कर्मों के हिसाब से, आप अपने कामों के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते हैं। वहाँ पे ओपन विंडो होता है। वो दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है और बहुत सारे लोग इसी को समझते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जैसे वाल्मीकि, वो एक बहुत पीछे समाज से थे और उसको हिंदी में भंगी समाज भी बोलते हैं। वो जो है एक ऋषि बन गए। विश्वामित्र जो है क्षत्रिय समाज थे, वो एक मतलब एक गोत्र में आ गए, ब्राह्मण गोत्र में आ गए और वो ब्राह्मण बन गए। तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर आज के समाज में हम वर्ण व्यवस्था लागू करें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे चेंजेबल है। अगर आपके पास जैसा गुण है, जैसा आपके पास में जैसा ये है, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। दूसरा क्या, जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में बांटा गया था, हमने पीछे भी वीडियो बनाया था और उनमें बताया था कि ये कैसे कैसे थे। और जो जाति व्यवस्था होती है कंप्लीट हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, मतलब इनकी जो वंशागति होगी ये पूर्ण होगी, यानी ये अपने ही वंश में पैदा होंगे और इनकी वंशागति दर पीढ़ी जो है आगे चलती हुई चली जाएगी। इसमें कोई मिक्सर नहीं होगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, यानी वर्ण संकर नहीं पैदा होंगे। यहाँ पे ये वाली व्यवस्था है। और इनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ के होते हैं, आप एक जाति के समूह हैं तो दूसरी जातियों में खाना नहीं खा सकते, दूसरी जातियों में मैरिज नहीं कर सकते, दूसरी जातियों के साथ में बैठ नहीं सकते। ऐसा क्यों मना किया जाता है, क्योंकि आपके जो हुनर हैं, जो लक्षण हैं, वो दूसरी जातियों के पास चले जाएंगे और जो उनके पास काबिलियत है, जिन्होंने उन्हें अपनी पीढ़ियों से कमाया है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि समय समय पर बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जातियां ऐसे बन गई, जातियां वैसे बन गई, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, वास्तव में किसी को मालूम नहीं। और मालूम होने का ये मतलब ये है कि जब से रिटर्न फॉर्म में ये आई, जब हमारे पास लिखने की क्षमता बची, पहले वर्बल जो क्षमता थी लोगों के पास में, मतलब लोग ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते थे और एक दूसरे से सीखते रहते थे। वेद ही हमारे भारत में, हिंदू सभ्यता में सबसे पुरानी वो किताबें हैं, वो ग्रंथ हैं जिनकी वजह से आज हम कुछ बेसिक नॉलेज ले पाते हैं और उन पुराने समयों के बारे में हम लोग सीख पाते हैं कि वो समय कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी और किन के बारे में क्या क्या कहा गया है। वो चीज़ें हमें डिटेल में मिलता है। अब कोई बोलता है कि जातियों को इन्होंने बना दिया और इन्होंने बना दिया, तो इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत है। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि किसने बनाया है, किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोग जब एक तर्क देते हैं तो उसके लिए कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, इसमें ये चीज़ें थी तो ये चीज़ें बन गई थी, और ये एक अनुमानित डाटा है। किसी के पास में कोई प्रूफ नहीं है, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि जिससे वो बता सकें। अब कहाँ पे कैसे कैसे लोग क्या क्या बताते हैं, उस चीज़ को हम इन सिद्धांतों के द्वारा समझते हैं कि जातियाँ किसने बनाई है। और इसके समय समय पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए, अलग अलग प्रिंसिपल दिए गए और ये बताया गया कि ये वाली जाति ऐसे बनी। बहरहाल किसी के पास में कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सकें कि ये जातियाँ ऐसे ऐसे करके बनी हैं। सबसे पहला पारंपरिक सिद्धांत। परंपरा का मतलब होता है कि जो एक के बाद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वही चीज़ें हैं, कोई बदलाव नहीं है और ये चीज़ें ऐसे ही थी। अब यहाँ पे पारंपरिक सिद्धांत का मतलब ये है
कि ये क्या है कि जो इसकी उत्पत्ति की है, जातियों की उत्पत्ति की है, ईश्वर ने की है, मानव ने नहीं बनाया है। तो इसका जवाब है कि अगर ईश्वर ने इस जातियों को बनाया है तो फिर क्या होता है कि जो इन जातियों के लक्षण होते हैं और जो वर्ण व्यवस्था जब वेदों में बनाई गई तो लोग इन वर्णों के नाम पे एक चेंज कैसे हो गए, आज जो है जातियों की व्यवस्थाएं खत्म कैसे हो रही हैं, और कहीं जो दूसरे देश हैं वहाँ पे इन जातियों की व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। अगर इंसान भगवान ने बनाया है तो ये हर जगह होनी चाहिए, और क्या उनको वो लोग कोड नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज की है जो पारंपरिक व्यवस्था है, इसका जो प्रूफ है वो क्या है, जो पुरुषार्था है, पुरुषार्था जो चैप्टर है उसमें वेदों में और ऋग्वेद में जो चैप्टर है वहाँ पे इसके प्रमाण मिलते हैं। इसकी वजह से लोग कहते हैं, और वहाँ पे बताया गया है कि ये जातियाँ जो है किसी एक दैवीय शक्ति से, जो ईश्वर था उसके मुख से जो है ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, और उसके जो भुजाएं होती हैं इससे जो क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, और जो ये जांग होती है, जो मिडिल वाला पार्ट होता है, पेट वाला पार्ट होता है, यहाँ से वैश्य उत्पन्न हुआ, और जो निचला पार्ट होता है वहाँ से शूद्र उत्पन्न हुआ। अब बहुत सारे लोग इस चीज का भी विवाद करते हैं कि जो शूद्र हैं वो निचले पार्ट से ही क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसके लिए लोग तर्क देते हैं, और बहुत सारे पुराणों में बहुत सारे श्लोक भी मिल जाते हैं कि कोई भी जब प्रणाम करता है तो कोई मस्तक का प्रणाम नहीं करता है, कोई पैरों का ही प्रणाम करता है। और जहाँ तक लोग ये मानते हैं कि जो ये ब्राह्मण का मुख से उत्पत्ति हुई है तो मुंह के भी बहुत उल्टे सीधे काम है। ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे अच्छे काम ही हैं, और जो मुख का पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है, उसके सारे काम अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें हैं, और ये जो है जाति व्यवस्था नहीं थी। तो इसको बोलते हैं पारंपरिक सिद्धांत, यानी ईश्वर ने बनाया है। और ये जो उन्होंने चार यहाँ पे दिखाया है कि मतलब 4 जातियां हैं, लेकिन ये वास्तव में जातियां है ही नहीं, ये वर्ण थे। तो वर्ण को जातियां बताने वाले लोग ही, पहली बात तो सही नहीं है, और इनको लोगों ने जातियां बना दिया। तो इसके भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। जो प्रमाणित करने वाली चीजें हैं वो वेद है। और उसके बाद में मनुस्मृति ने इनका जिक्र कहाँ किया था, इन वर्णों के लिए नियम बनाए थे, और उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। तो मनुस्मृति में इन वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है कि ये वाले वर्ण में है तो आपके लिए क्या नियम होंगे, और ये वाले वर्ण में है तो आपके लिए क्या नियम होंगे। तो ये पारंपरिक सिद्धांत है, और इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब चलो हम मान लेते हैं कि जो ये अगर ईश्वर ने बनाया है तो ब्राह्मणों के घरों में, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्राह्मणों के घर में कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब अलग किस्म के हो जाते हैं, दूसरे किस्म के हो जाते हैं, वो ज्ञान न लेने के बजाय दूसरे काम में विलुप्त हो जाते हैं। आजकल की जो ब्राह्मण जातियां हैं, जिनको लोग ब्राह्मणों को जातियों के नाम से जानते हैं, वो अलग अलग व्यवसायों में व्यस्त हैं। अगर उनको ईश्वर ने बनाया होता, अब एक तर्क और देते हैं यहाँ पे लोग कि जो जातियां बनी और उनको कष्ट में डाला गया, निचली जाति में डाल दिया गया, ऊपरी जाति में डाल दिया गया, उसका मतलब ये है कि लोगों के कर्मों के हिसाब से जो प्रारब्ध है, यानी पहले से किया गया कर्म का फल वो भुगत रहे हैं, सीधे संकट में है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जिनको आज लोग उच्च जातियां मान रहे हैं, ब्राह्मण जातियां जिनको लोग उच्च जातियां मान रहे हैं, उन जातियों में भी लोग कष्टदायक क्यों हैं, उनकी जिंदगी भी कष्टदायक क्यों है। अगर वो ब्राह्मण जातियों में पैदा हुए और वो ईश्वर की देन है, उनको उनके जन्म के आधार पर पैदा किया गया है, तो वहां पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां भी लोगों के पास में कष्ट है, लोग दुखमय हैं, लोग परेशान हैं। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे होंगे जो खाने के लिए तरस रहे होंगे। और यहाँ पे एक चीज और भी है कि दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे लोग ब्राह्मण ऐसे भी होंगे जो कभी स्कूल ही नहीं गए होंगे, तो उनके पास अगर ज्ञान होता, ज्ञान की अगर क्षमताएं होती, और अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि उन्होंने यूज नहीं किया, तो ये कर्मों के आधार पे तो नहीं हो सकता। तो ये पारंपरिक जो सिद्धांत है ये भी अपने आप में गलत पाया जाता है, और ये खास तौर पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसके भी बहुत सारे अपवाद हैं, और इनके पास भी कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि ये बोल दें कि ईश्वर ने ही ऐसा बनाया है और ये जातियों का निर्माण इन्होंने किया है। हाँ, यहाँ पे वर्णों का जिक्र होता है, तो वर्ण जो है जातियां है ही नहीं, क्योंकि उसके नियम अलग थे और जातियों के नियम अलग थे। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो है नस्लीय सिद्धांत। नस्लीय सिद्धांत का मतलब होता है इन वर्णों को ही लोगों ने 4 कलर में बता दिया। ब्राह्मणों का प्रतीक सफेद रंग बता दिया, यानी वो लोग गोरे होते हैं, ऐसा कह दिया गया। और जो लोग ये क्षत्रिय होते हैं उनको लाल कलर बता दिया गया, क्योंकि जब वो युद्ध का अभ्यास करते हैं और उनमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और बॉडी में रेडनेस तभी आती है, जब आपके फेस में ग्लो तभी रहेगा जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, और उनको रेड कलर बता दिया। और वैसे लोगों को जो काम काज करते हैं और वो धूप में भी रहते हैं और काम करने की वजह से उन्हें थोड़ा आराम भी मिलता है, तो उनका जो कलर हो जाता है वो गेहूं कलर का होता है, तो लोगों ने पीले कलर से शो कर दिया। और जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो निचले स्तर पे गए और हमेशा धूप में रहते हैं, तो उनको काले कलर से बता दिया लोगों ने। अब ये कलर मैं नहीं मानता इसको, ये जाति का ये है कि जो ऐसे कलर में रहे होंगे। अब इसका एक सिद्धांत दिया जाता है कि भारत में बहुत सारे लोग आए, आने वालों में जो आज की पीढ़ी है वो ये पहचानती है
ये जानती है कि जो लोग बाहर से आए, ये क्या था, जो भारत देश है, भारत का जो हिस्सा है ये काफ़ी उपजाऊ है, फर्टाइल है, यहाँ पे जंगल है, अब जंगलों के साथ में एनिमल है, वाटर भी है, और इंसान को क्या चाहिए। तो जो पहले जनपदों का ये विकास नहीं हुआ था, राजाओं का विकास नहीं हुआ था, तो कबीलाई समाज था। वो कबीले के लोग जब दूसरे स्थान से किसी और स्थान पे चलने लगे तो उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई, और जैसे जैसे समय समय पे लोग आए, जो पिछले समय में आए उनका खान पान कुछ और था और वो यहाँ पे आके बस गए। जब उनको उस वैसी सुविधाएं मिलने लगी, अगर कोई इंसान अगर पिछले समय में कोई सांप खाता था तो वो आते हुए सांप ही खाता रह गया, अगर कोई कछुए का शिकार करता था तो कछुए का शिकार ही करता रह गया, और ऐसे कैसे करके जातियों का विभाजन हो गया। लेकिन ये बात भी गलत है। अब जो काला और गोरे की बात होती है, भारत में हर तरीके का मौसम है, और जो भारत की बात की जाती है, ये अखंड भारत की अगर हम बात करें तो इसकी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा थी। अब जो लोग कश्मीर में आके रुके होंगे और बहुत पीढ़ियों तक रहे होंगे, ऑटोमेटिक उनकी संतानें क्या हो गई, गोरी हो गई होंगी, क्योंकि वहाँ सर्दी का मौसम होता है और वहाँ अक्सर लोग जो है गोरे ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर ऋषि मुनि जो थे, जब हम जिक्र करते हैं कई सारे वेद पुराणों का, तो वहाँ पे वो लोग हिमालय में तपस्या करते थे। और जनक जो ऋषियों के राजा थे, उनका जो घर था वो सरयू के पार नेपाल के साइड में था, नेपाल के लगभग आसपास के क्षेत्र के थे। वहाँ पे भी मौसम काफ़ी ठंडा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो वहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा था, तो वहाँ के लोग जाहिर सी बात है गोरे होंगे। दूसरा चीज़, जो नस्लीय सिद्धांत दिया जाता है आर्यों के आने के बाद में, आर्य को जो यहाँ के ब्राह्मण हैं और जो उच्च जातियाँ हैं, इनको लोग बोलते हैं कि ये बाहर से आए थे, और ये ईसा मसीह के 1500 BC के आसपास में भारत में आए थे। वो लोग दूसरे स्थान से आए थे, वो लोग गोरे थे और उनका पढ़ना लिखना भी आता था। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं। अभी हाल में हरियाणा में एक कंकाल मिला है, खुदाई हुई है वहाँ पे, और खुदाई के बाद में ये साबित किया गया है कि आर्यों के कंकाल हैं, और उनके DNA टेस्ट किए गए तो उनसे पता चला कि ये बहुत सारे शोध हुए और उनसे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये लोग बाहर से नहीं आए थे, भारत के। तो इन बातों में भी बहुत विवाद है। अब अगर इन चीज़ों को हम कोड करें कि जहाँ की परिस्थिति जो है मानवों के रहने लायक है, वहाँ से मानव बाहर क्यों आएगा, बाहर से क्यों आएगा। यहाँ सभी लोग सब लोगों को बाहर के बता रहे हैं, कोई ब्राह्मणों को बाहर का बता रहा है, कोई शूद्रों को बाहर का बता रहा है, कोई बोल रहा है ये लोग बाद में आए, ये लोग पहले आए, ऐसा ऐसा करके लोग डिकोड करते हैं, इनकी वजह से जातियाँ बन गई। हो सकता है ये मान रहे हैं कि लोगों के आने से थोड़ा बहुत जातियों में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो कोई इंसान थे। और अगर आर्य बाहर से आए थे तो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के बुद्धिमान लोग थे ही नहीं, बुद्धि वाले लोग थे ही नहीं, सारे लोग पहले से यहाँ के बुद्धि वाले लोग नहीं थे और ये बुद्धिमान लोग भी बाहर से आए। तो ये भी कहना बहुत गलत है और निराधार है। इसके भी बहुत ज़्यादा ये प्रूफ नहीं मिलते हैं। और ये भी चतुर्वर्णा की बात करते हैं और इन्होंने वेदों से नस्लीय सिद्धांत दिया और यहाँ से निकाला, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है, ये बात भी गलत है। अगली जो आज की चमक, जो आज के समाज में सबसे बड़ा जो ये विरोधाभास बना हुआ है, और लोग जिनके नाम पे चिढ़ जाते हैं और ये ऐसी चीज़ों को डिकोड करते हैं जिसकी वजह से समाज टूटे, ब्रेक हो। और इसका चलन शुरू हुआ था अंग्रेज की सरकारों से। उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई थी पहली बार समाज को सही करने के लिए, और उनकी मानसिकता क्या रही होगी, कैसी रही होगी, ये तो स्पष्ट नहीं किया जा सकता अभी के दौर में। और लोग, बहुत सारे लोग उसके तर्क भी देते हैं निगेटिव वे में। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये कहता है कि ब्राह्मणों ने बना दिया, केवल उसको दोष देते हैं और ब्राह्मणों को बताते हैं कि वो लोग क्या थे, आर्यवर्त विदेशी थे और यहाँ आके हमारे समाज को तोड़ दिया, हम लोग यहीं पे रहते थे। और ऐसी ऐसी बातों को डिकोड करते हैं कि इससे वाद विवाद पैदा हो, एक दूसरे से लोग टूट जाएं, अलग हो जाएं और इनका जो है अस्तित्व ही ना रहे। अगला चीज है, अगला सिद्धांत जो है व्यावसायिक सिद्धांत, यानी कि प्रोफेशन। पहले प्रोफेशन था नहीं। जो आदिम जातियाँ थी वो क्या करती थी, शिकार करती थी, उनका एक ही काम था। और कुछ लोग शाकाहारी भी रहे होंगे क्योंकि पेड़ भी थे। और शाकाहार में मांसाहार में ये अंतर है कि क्या है, वहाँ पे शाकाहार में क्या करना पड़ता है कि हमको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता। और वहीं शिकार करने के लिए जो पुरानी आदिम जातियाँ थी उनको बहुत दौड़ना पड़ता था। आज के समय में हर चीज़ सभी लोगों के घर पे पहुँच जाती है। तो जो व्यावसायिक सिद्धांत है, ये जैसे जैसे प्रोफेशन का विकास हुआ ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे व्यवसाय का विकास हुआ, धीरे धीरे करके इन जातियों का विकास हुआ, इन प्रोफेशन के नाम से, जातियों के नाम से। जैसे कि लोहार, लोहार कौन सी जाति हो सकती है, ये कोई जाति नहीं है। लोग जिस काम को करने लगे उनको जातियों का नाम दे दिया गया। चमार, जो लोग चमड़े के उद्योग से पशुओं को मारने के बाद में, और उनमें कला थी चमड़े निकालने की, उनको निकालने के बाद में उन्होंने जूते चप्पल बना दिए और बहुत सारे बॉडी में पहनने वाले ये बना दिए, हमारे उपकरण बना दिए, बहुत सारी चीज़ें बना दी। तो यहाँ पे व्यावसायिक सिद्धांत का डेवलपमेंट हुआ और ये काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो नाम है, लोगों के जातियों के नाम जो हैं वो इन व्यवसायों से मिलते जुलते हैं।
अब दूसरा चीज है विकास का सिद्धांत। ये थोड़ा सा परफेक्ट है कि ये धीरे धीरे करके हुआ और ये एकाएक नहीं हो गया। ये धीरे धीरे करके हुआ, जैसे जैसे समाज परिवर्तित हो गया वैसे धीरे धीरे करके हुआ। ऐसा एकाएक नहीं हो गया कि मतलब एकाएक जातियां बन गई और एकाएक चीजें हो गई। तो ये चीजें, ये सिद्धांत थोड़ा सा वंशागत व्यवसाय। अब जातियों का क्या है कि जो हमारे पापा जो व्यवसाय करते हैं, अगर हम किसी घर में पैदा होते हैं और बाहरी चीजें नहीं सीख पाते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे माँ बाप जो काम करते हैं उन्हीं काम को गेन कर लेते हैं और हमारा रोजी रोटी बन जाता है और उन्हीं अगली जो पीढ़ियाँ आती हैं फिर उसी काम को करने लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी आज भी हैं कि उनके पास अगर 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो एक बच्चों को किसी दूसरे काम में लगाते हैं और एक बच्चे को बोलते हैं कि जो मेरा पुश्तैनी काम है, जो मेरी दुकान है, जो मेरा काम है, आप इसी को चलाइए और आगे बढ़ाते रहिए, अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए। तो ये वंशागत व्यवसाय के कारण, मतलब जो उनके बाप करेंगे उनके लड़के करेंगे, इसकी वजह से ये जातियां बरकरार रहीं और पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे व्यवसाय डेवलप होते गए वैसे वैसे जातियां डेवलप कर दी गई। एक चीज और है, ब्राह्मणों को शुद्ध रखने की इच्छा। अब जो सैनिटाइजेशन लेवल की बात की जाती है, स्वच्छता की बात की जाती है, आजकल जो है बहुत सारी चीज़ों जो चीज़ें अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं उन चीज़ों के लिए हमेशा ये ब्राह्मण वर्ग विरोध करता रहा और इनका यूज कम से कम करता रहा कि इनका यूज नहीं करता है शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन, किसी ऐसे पदार्थ का सेवन जिससे ज़िंदगी अच्छी ना हो पाए। तो इन चीज़ों का विरोध करते हैं। खान पान में कई सारी व्यवस्थाएं कि वेज खाना ही खाइए आप लोग, दूध का यूज करिए, गाय के पालन को इन लोगों ने ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो ये सैनिटाइजेशन का लेवल था, लेकिन सारे लोग सैनिटाइज नहीं थे। जो बहुत बड़े ऋषि मुनि थे उनका लेवल कुछ और होता था, किसी से मिलते नहीं थे, वो अपना पूजा पाठ करते थे, नॉलेज गेन करते थे और वही नॉलेज लोगों में बांटते थे जो उनको पता चलता था कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने इसको रीतियां बना लिया और रीतियों को बनाते हुए तो उतने शुद्ध नहीं थे। आजकल जब ब्राह्मणों के कोई बच्चे अगर शुद्धता की बात करते हैं तो बहुत सारे वो लोग उसको चिढ़ाने के लिए आ जाते हैं कि आपके तो ऐसे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। और जो इनका सैनिटाइजेशन लेवल था तो शुद्धता को ध्यान रखते हुए कई सारी जातियों में छुआछूत की भावना आ गई और उनमें बहुत सारी चीजें हुई। अब इनका शुद्ध रहना गलत नहीं था। अगर कोई सैनिटाइज रहना चाहता है, स्वच्छ रहना चाहता है और किसी ऐसे चीज को नहीं यूज करना चाहता है। एक चीज और है यहाँ पे, आज ये बताया जा रहा है, अब हमारे सामने निकल के आया है कि अगर आप मांस खाते हैं और मतलब ये मीट का यूज करते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और बहुत सारी जातियां हैं, अभी तक लगभग जो होमोसेपियंस है और ये वैज्ञानिक डाटा है, लगभग 55,000 स्पीसीज, अब 84,000 हमारे वेदों में लिखी हुई है और 55,000 स्पीसीज वैज्ञानिकों ने बताया है इतनी को ये मानव खत्म कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा डाटा है और आने वाले दिनों में बहुत सारी जातियां विलुप्त होने वाली है। विलुप्ति के 2 कारण होते हैं, पहला होता है प्रकृति में बदलाव और दूसरा होता है ये होमोसेपियंस। इन्होंने बहुत सारी जातियों को खत्म किया है अपने रहन सहन की वजह से। बहुत सारी जातियां डेवलप भी की हैं लेकिन ज्यादातर जातियां विलुप्त हो गई। और ये केवल भारत में नहीं है, ये दुनिया के जो अदर ये कंटेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे ये अपना एशिया महाद्वीप हो और अरेबियन कंट्री के पार्ट और इधर ध्रुवों में भी ये इंसान पहुंचे और यहाँ पे बहुत सारी क्षति पहुंचाई। ध्रुवों में तो कम पहुंचाई क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये शुद्ध रखने की जो ये थी, इसकी वजह से भी बहुत सारी जातियां बन गई। अब इनका शुद्धता वाला कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं था, ठीक है आपको शुद्ध रहना है आप रहिए। अलग चीज था कर्म और धर्म का सिद्धांत। कर्म और धर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसे ही बनेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा, ये सिद्धांत की वजह से लोगों ने कर्म करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए लोगों पे दबाव बनाया, उस दबाव को लोग झेल नहीं पाए और वो लोग उनसे अलग हो गए। तो ये भी जातियां उत्पन्न करने का एक अच्छा सिद्धांत है और ये सही भी है। धर्म का सिद्धांत का मतलब क्या है कि आप जो है, आपकी जो जातियां हैं उनमें आपका कुछ धर्म है, कुछ आपका नियम है और उन्हीं नियमों का पालन करिए, दूसरे नियमों का पालन मत करिए क्योंकि दूसरे लोग बहुत गलत हैं, वो सही नहीं है। बशर्ते हो सकता था कि ये लोग भी सही थे, वो लोग भी सही थे, लेकिन आपस में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और ये वाला सिद्धांत डेवलप हो गया। आगे है विदेशी आक्रमण। पहले तो लोग आए जो कि नस्लीय सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, बाद में विदेशी आक्रमण आने के बाद में लोग और टूट फूट गए, इधर उधर हो गए, उथल पुथल हो गए और बाहरी जातियों के साथ में मिलके जो लोग उधर से आए थे उनकी वजह से, और बहुत सारे लोगों ने शादियां की, शादी करने की वजह से भी बहुत सारी जातियां डेवलप हो गई। लोगों ने उनको दूसरे समाज थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको अलग कर दिया और उनके नाम भी अलग अलग हैं। इनको हम आगे समझेंगे कि जातियां कैसे कैसे डिवाइड हुई और कैसे कैसे। अब बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि ब्राह्मणों ने ये जातियां बनाई। ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत सारी उपजातियां हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे और वो लोग उससे खुद पीड़ित हैं। उनमें भी कोई ब्राह्मण बहुत ज्यादा उच्च है
और कोई बहुत ज़्यादा निम्न। और अगर ब्राह्मणों ने बनाया होगा, अगर इन जातियों को ब्राह्मणों ने बनाया होगा तो ये अपनी जाति क्यों बनाते, अपने आप को क्यों बांट लेते, इनको अपने अपने आप में एक रखना था। ये भी तो डिवाइड होते हुए चले गए और इनमें भी बहुत सारी उच्च नीच की भावना आ गई। और ये हम आगे डिटेल में जब उप जातियों की बात करेंगे तो समझेंगे कि ये जातियाँ कैसे कैसे बन गई और कैसे कैसे करके आगे बढ़ी और किससे कैसा हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो हमें कॉन्सेप्ट और अच्छी समझ में आएगी। अब एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि अपना जो ये वर्ण सिस्टम है, पहला है वर्ण। तो जो वर्ण व्यवस्था है ये भी है कि नहीं है, तो इसका जवाब है कि ये वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। और इसके लिए कई सारे संत महात्माओं ने, स्वामी विवेकानंद ने और आर्यों ने भी, आर्य समाज ने भी इसके लिए बहुत सारा काम किया और बोला कि ये व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए। और ये बहुत फ्लेक्सिबल व्यवस्था थी। इसमें ब्राह्मण था और इसमें जो है क्षत्रिय थे, इसमें जो है वैश्य थे और इसमें शूद्र थे। इन्होंने बोला कि कोई भी आदमी, यहाँ पे दो चीजें थी, एक यहाँ पे तो कर्मा था और एक इनके पास में इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ करेक्टर थे। कहने का मतलब कुछ करेक्टर थे। इन करेक्टर के आधार पे क्या हुआ कि ये लोग बोले कि इसके आधार पे कोई कहीं भी मूव कर सकता है। कोई भी शूद्र क्षत्रिय बन सकता है, कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है और कोई भी ब्राह्मण वैश्य बन सकता है और कोई भी वैश्य शूद्र बन सकता है। और ये आज के समाज पे भी लागू है, जो जैसा कर्म करेगा। और इसमें ये करने के लिए संविधान ने भी बहुत सारी हेल्प दी है। अगर कोई भी जाति एक जाति से दूसरी जाति की लड़की से विवाह करता है तो आप उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, वो उसकी आज़ादी का सवाल है, वो अपने मन से काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी आज़ादी मिली है, बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, और लोग एक दूसरे में रोटेट कर जाएंगे। बहरहाल इनसे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था अप्रॉक्स है, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं है, ये इनडायरेक्ट वे में है। अब दूसरा आते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम अभी है कि नहीं है, तो कास्ट सिस्टम लगभग खत्म हो गया है। जो जाति व्यवस्था थी वो लगभग खत्म हो गई। उसका रीजन क्या है कि जो कास्ट सिस्टम की असली पहचान होती है उनके काम से, यानी कि उसके प्रोफेशन से। अब क्या हुआ है, जो ये ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है और जो शूद्र है, ये लोग एक दूसरे को काम को पकड़ लिए। कोई किसी काम में, ऐसा कोई नहीं है जो किसी काम में नहीं घुस गया। अगर लोगों के रोजी रोटी का सवाल है और रोटी खाने की इतनी तकलीफ है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी जाति से हों, किसी भी वर्ग से हों, वो हर काम को लोग करने के लिए तैयार हैं और करने भी लगे। अब ये प्रॉब्लम केवल दो जगह पे है और इसको हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए कहाँ कहाँ पे है। जो कास्ट सिस्टम है ये दो जगह पे है। एक तो ये कहाँ पे है, अपर लेवल पे है, और एक लोअर लेवल पे है। अपर लेवल पे कैसे हो हम समझते हैं। अब सारे के लिए लागू नहीं है, लेकिन यहाँ पे लागू, अपर लेवल पे कैसे लागू है। अपर लेवल में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी ट्रस्ट हैं जो हिंदू के नाम पे काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पुजारी बैठे हुए हैं, बहुत सारे आचार्य बैठे हुए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हिसाब से इन गद्दियों को संभाल रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा है, धीरे धीरे करके ये भी एग्जाम के थ्रू हो जाएगा और इसमें भी लोग घुसने लगेंगे। एग्जाम दीजिए और जाइए। अभी हाल में ही थोड़े दिन पहले माता वैष्णो देवी ट्रस्ट पे विवाद हुआ था कि इस कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो कोर्ट ने फैसला दिया, एक काम करते हैं, एग्जाम करवा देते हैं, जो उसको पास करेगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा। बहरहाल वो जो अभी है, जो ट्रस्ट है माता वैष्णो देवी, गवर्नमेंट के अंडर में है और जो वहाँ के लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी मिलती है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हमारे देश में हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में चले गए हैं अभी, और उनमें जो कलेक्शन होता है, जो चढ़ावा चढ़ता है, उनको सरकार अलग अलग अच्छे कामों में लगाती है और समाज का विकास करती है, उत्थान करती है। तो ये है अपर लेवल पे अभी ये कास्ट सिस्टम बचा हुआ है। लोअर लेवल पे कैसे है, मान लीजिए कि कोई अभी जो सफाई कर्मचारी की नौकरियां हैं उनमें सारे समाज के लोग घुस गए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट दिए, वर्बल दिए हैं, या जो भी उनकी ट्रेनिंग हुई है वो दिए हैं और उनको नौकरी मिल गई है। अब मान लीजिए किसी लोअर कास्ट में किसी अपर कास्ट वाले को नौकरी मिल गई है, तो वो क्या करता है, वो खुद काम नहीं करता, वो किसी अपने नीची जाति वाले आदमी को 2-4 हज़ार रुपये दे देता है और दूसरा देता है अपने साहब को। जो दूसरे वाले साहब है, बड़े वाले, उनको देगा कि साहब आप देखिएगा, चलाते रहिएगा, जब तक आप चलाओगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, और अगर नहीं चलाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं काम नहीं करूँगा, आपको काम से मतलब है, आपका काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो लोग, छोटे लोग काम करते हैं, उसको 2-3 हज़ार रुपये, 100 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं, सुबह शाम काम कर देते हैं। साहब को भी पैसे मिल जाते हैं और इनको अपनी जो 20-22 हज़ार, 23 हज़ार रुपये सैलरी बचती है वो मिल जाती है। तो अब ये कास्ट सिस्टम 2 लेवल पे ही काम कर रहा है और बाकी में नहीं है। आगे जो ये कास्टिज्म है,
ये बहुत ज्यादा है और ये राजनीति में है और इसी में वाद विवाद होते रहते हैं। कोई बोलेगा मनुस्मृति में ये लिख दिया गया, कोई बोलेगा ये लिख दिया गया। अब जो व्यवस्थाएं डेवलप की गई समय समय पर जो राजा हुए, अब ये क्यों अच्छी हैं? अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। अब जो व्यवस्थाएं हैं ये कभी खराब हो जाती हैं, कभी अच्छी हो जाती हैं। जातियों में कभी संबंध हो जाते हैं, कभी इनको नुकसान हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं। दो चीजें क्या क्या है वो हम समझते हैं। एक चीज है कि कोई भी व्यवस्था बनेगी, कोई भी सिस्टम बनेगा, तो समय समय पर ये बहुत सारे टाइम का ये है, समय समय पर क्या होगा कि इन पे जो है नियम लागू किए जाएंगे, ला लागू किया जाएगा, नियम बनाए जाएंगे। अगर समाज में किसी के ऊपर नियम अगर अच्छा लगता है, किसी के लिए कठोर हो जाता है, इंसान जो है कठोर नियमों को बर्दाश्त नहीं कर पाता अगर उसकी झेलने की क्षमता नहीं है। अगर किसी गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा जुर्माना लगा दिया जाए तो क्या वह सर्वाइव कर पाएगा? वो कर पाएगा? या तो उसका विरोध करेगा या तो उसके सामने झुक जाएगा। दो चीजें होती हैं। अगर ये नियम इसके लिए पॉजिटिव है तो वो जातियां क्या है ज्यादा डेवलप कर जाती हैं। अगर ये नियम इसके लिए निगेटिव है तो ये जातियां क्या होती, दब जाती हैं और इनका उत्थान नहीं होता है। जो जातियां हैं कोई भी काम खराब नहीं है, सब काम अच्छे हैं। अब एक बार अगर सोचिए, दिमाग डालिए, अभी आज के दौर में लोगों ने जो हमारे समाज में जो चमार जाति है, जिसको आज शूद्रा और एसटी एसटी में रखा गया है, ये जो जाति है ये खराब है। अगर मैं मानता हूं कि जो ये चमार लोग हैं इनको क्या किया जाए, जितने भी चमड़ा उद्योग से बिजनेस हैं और जो फैक्ट्रियों को काम है, इनको अनुमति दी जाए कि ये लोग लगाएंगे। और बात रही पैसों की, तो ये जब धीरे धीरे करके व्यापार करना चालू करेंगे तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। पहले कोई आदमी 2 जूते खरीदेगा, 4 जूते खरीदेगा, 10 जूते खरीदेगा, उसके बाद में कभी ना कभी तो धनी हो जाएंगे। लेकिन इनको फिर भ्रमित कर दिया गया इनके काम पे नाम पे कि तुम्हारा काम नीचा है और हमारा काम ऊंचा है। ये लोगों ने भ्रम फैलाया और इन बेचारों ने ये काम छोड़ दिया। आज के इस काम में जो जूते का डिजाइन है और कपड़े के फॉर्म में लोग बना सकते हैं क्योंकि इनके डिजाइन आता है, इस काम में कितना प्रॉफिट है। बड़े बड़े ब्रांड अपने देश में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें चल रही है, लेकिन अब दूसरी जातियों ने इन पे कब्जा कर लिया। इनको ये मंत्रालय दीजिए, जो इनका मंत्रालय चमड़ा उद्योग वाला मंत्रालय भी लगभग ऐसे लोगों के पास ही रहता है, जातियों के नाम पे विभाजित किया जाता है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनको फायदा नहीं मिल पाता और वो लोग बेचारे दबित होते हुए चले जाते हैं। अब कुछ जातियां ऐसी हैं, जैसे मान लो कि कुम्हार। अब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का बर्तन हम लोग कम से कम यूज कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मिट्टी में बना जो खाना होता है बहुत स्वादिष्ट होता है और ये खाने जो है इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं कि मतलब खाने में बहुत मज़ा आता है। अभी कहीं कहीं मिलता है कि मटके में आपको चावल मिलेगा और मटके में आपको और बहुत सारी चीज़ें, मटका वाला मीट का भी बहुत सारे जगह में दुकानों पे एडवर्टाइज देखता हूँ जहाँ पे लगा रहता है। तो इनके काम को अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो इनको काम मिल सकता है और ये लोग काफ़ी संपन्नता की तरफ। लेकिन जो चमड़ा उद्योग है और ये जो जिनको चमार जाति के नाम से संबोधित किया गया और इनको काम को छुड़वा दिया गया और बोला गया कि ये आपका काम छोटा है, ये बेचारे अपने काम को छोड़ दिए, तो ये फिर कहाँ से ग्रोथ कर पाएंगे? इनको ग्रोथ करने का मौका मिला तो इनको पलट दिया गया। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप इनको फिर पीछे रहे, नहीं, अगर किसी के काम को सम्मान मिलेगा तो हमेशा आगे जाएगा, कभी पीछे नहीं छूटेगा। और बहरहाल कोई भी काम छोटा नहीं है। आगे अब इससे कितने सारे 10-10 लाख रुपए के पर्स बनते हैं, 5 लाख रुपए के बैग मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं। क्या ये ब्रांड नहीं बना सकते? अगर इनके अंदर बहुत सारे हुनर हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंदर समाये हुए हैं और इनके अंदर वो गुण है, ये कर डालेंगे। और इनको कमाने का टाइम है, जब कमाने का टाइम आया तो इनको नीचा बताया गया। ऐसे बहुत सारी जातियां हैं। लोहे का काम खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म हुआ है। इससे भी बहुत से इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और इनमें फैक्ट्रियां खोली गई। इनको परमिशन दिया जाए कि यही जो लोहार जाति के लोग हैं इनको ही ये वाला मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इनके बच्चे इसमें काम करेंगे और ये अच्छे से करेंगे। तकनीकी भी आ गई है, इनको कम से कम मेहनत करना पड़ेगा और ये लोग काम अपने देश को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर उनको आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो काम बहुत अच्छा है और उनको बढ़ावा मिलेगा, बशर्ते वो एग्जिट भी करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज के दिनों में खत्म हो गए। अब जैसे सुनार, कोई बोलता है कि मतलब ये काम करने वाले लोग हैं और ये छोटे वर्ण में है, ओबीसी हैं, कोई बोलता है नहीं,
ये अब सोने तो नहीं बनाते, बहुत सारे जो गाँव में और बहुत सारी दुकानों में सुना रहे हैं, ये सोने तो नहीं बनाते, सोने का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग सोने का व्यापार करते हैं और इनको अच्छा खासा मुनाफा होता है क्योंकि उसकी वैल्यू है, उनकी वैल्यू को लोग समझते हैं और आज वो एग्जिट करते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई है कि जो दूसरी जातियों के लोग हैं इसमें घुस गए हैं, और कौन सुनार है, कौन लोहार है, कौन नाई है। अब नाई नाई एक जाति बना दी गई बाल काटने की वजह से। बहरहाल नाई कोई जाति मुझे तो नहीं लगता कि होगी, लेकिन इस समाज में बनाया और उनका वैल्यू भी है। उनके जो बच्चे हैं वो बाल नहीं काटना चाहते हैं। अब एक कटिंग और एक सेविंग करवाने में 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर 10 आदमी दिन भर में कटवाता है तो आराम से वो आदमी 1000 रुपये कमा सकता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। और जो हाईएस्ट वैल्यू है, अभी इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, 15,000 रुपये एक कटिंग का लोग ले रहे हैं इधर। अब ये मैं नहीं बोल सकता कि 15,000 रुपये लेने कटिंग करने वाला उसी समुदाय से है या किसी और समुदाय से, तो कोई काम खराब नहीं है। उसको समय के साथ में अपडेट करने की जरूरत है, उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। और काम करने वाले लोगों को हमारे समाज ने शूद्रा बता दिया, मतलब शूद्रा नीचे। कैसे नीचे? काम करने वाला आदमी कैसे छोटा हो जाएगा? वो डेवलप भी कर सकता है और वो अपना काम भी कर सकता है। और ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हुए हैं, अपना काम करते करते धर्मों की परिभाषा भी बदल दिए और उस काम को कर दिखाया जो अच्छे अच्छे मंत्रों का जाप करने वाले नहीं कर पाए। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम उपजातियों की बात करेंगे कि कैसे कैसे करके उपजातियां पैदा हो गई। अगर जातियां सफिशिएंट थी तो उपजातियों क्यों बनी, उनका विकास क्यों हुआ और ये कैसे हो पाया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।